सागर 43 झारखंड की ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर आज चुनाव होना है, लेकिन इन 43 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजरें बनी हुई हो। और इस कांटे की लड़ाई को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जो झारखंड के इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। झारखंड में जंग का पहला पड़ाव अब मतदाता के हाथ में चुनाव। जाति कार्ड या फिर यूसीसी का दांव, किस पर कितना दबाव। झारखंड चुनाव में नेताओं और रैलियों में उनके भाषणों के बाद अब मौका जनता के हाथ में है। 43 सीटों की आज जनता पार्टी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। झारखंड में सीधी टक्कर यूपीए बनाम एनडीए के बीच है, जहां बीजेपी ने पूरे चुनाव में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष पर घेराव किया, तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष के सामने बीजेपी गठबंधन के सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। वही बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष ने सीबीआई और आईटी की छापेमारी को लेकर एनडीए गठबंधन पर हमला बोला। इन चुनावों में जहां तक वीआईपी सीटों की बात करें तो सरायकेला विधानसभा सीट पर दो बागी नेता आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झामुमो को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बीजेपी को छोड़कर झामुमो में शामिल हो चुके हैं। जगन्नाथपुर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और बीजेपी के नेता गीता कोड़ा का मुकाबला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सोनाराम सिंकू से है। लोहरदगा की सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प है। यहां कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहां आजसू की नीरू शांति भगत, कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर, बहुजन समाज पार्टी के यशपाल भगत चुनावी मैदान में है। जमशेदपुर पश्चिम का मुकाबला भी कांटे का है। यहां जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय का मुकाबला कांग्रेस के बन्ना गुप्ता से होगा। 2019 में सरयू राय ने इसी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तत्कालीन सीएम रघुवर दास को हराया था, जबकि जमशेदपुर पूर्व में बीजेपी की पूर्णिमा साहू दास हैं, जो ओडिशा के राज्यपाल की बहू हैं। उनका मुकाबला पूर्व आईपीएस अधिकारी अजवाय के खिलाफ है, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। वहीं पोटका से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा जेएमएम के संजीव के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। जहां पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है, तो वहीं चुनाव आयोग के लिए भी ये चुनाव किसी मुकाबले से कम नहीं। आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी है। कई बूथों पर मतदान अधिकारियों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर तक की सुविधा है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कड़े संदेश जारी किए गए हैं। झारखंड में एनडीए ने अपनी वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं विपक्ष अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए मुकाबला कर रही है। और इस पूरे मुकाबले में रेफरी जनता है, जो तय करेगी कि उसे किस पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर आज का दिन सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी सुनवाई होने वाली है। इसके लिए गाइडलाइन तय किए जाएंगे कि आखिर कहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। सितंबर वो महीना था जब आपको याद होगा जब इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था। बुलडोजर एक्शन पर एक बड़ा फैसला आ जा सकता है। बड़ी खबर ये, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर गाइडलाइन भी तय करेगा। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा जमीयत उलेमा हिंद समेत तमाम कई ऐसे याचिकाकर्ताओं ने इस पर कहा था कि इस पर फैसला लिया जाए। कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि नियमों का उल्लंघन करके देश भर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और आज उसी पर देश की सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद समेत तमाम ऐसी याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, उन याचिकाओं में विषय यह बनाया गया कि सरकार चिन्हित करके बुलडोजर एक्शन जो है वो कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि अवैध निर्माण को वो जायज
नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसे में आज क्या कुछ स्थितियां होंगी, इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बुलडोजर चलेगा या रुकेगा? आज होगा सुप्रीम फैसला। देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर यानी आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने कहा है कि वो पूरे देश में लागू होने वाली गाइडलाइन बनाएगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीते 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। वो रोक अभी भी जारी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उसके मुताबिक ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकेगी। फैसला सुरक्षित रखते समय कोर्ट ने साफ किया था कि वो सिर्फ उसी समाधान की बात करेगा जो पहले से कानून में मौजूद है। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। इसके लिए वो गाइडलाइन बनाएगा। सड़क, फुटपाथ वगैरह पर हुए अवैध निर्माण को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो व्यक्तिगत तरीके से अतिक्रमण करने वालों के लिए मददगार हो। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नियमों का उल्लंघन कर देश भर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। किसी पर अपराध का आरोप लगने पर उसे सबक सिखाने के लिए उसका घर गिरा दिया जा रहा है। न कोई नोटिस दिया जाता है, न जवाब देने का मौका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। यह बुलडोजर जस्टिस है। 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंच ने बिना नोटिस मकान गिराए जाने के एक मामले में याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप कहते हैं वह अतिक्रमणकारी था, लेकिन आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना और बिना सूचना के उसे ध्वस्त करना यह अराजकता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर देश भर में जमकर सियासत भी हुई। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली के लोगों पर एक तरफ तो सांसों का संकट है, तो उधर सर्दी का सितम भी अब शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी इस समय बहुत ज्यादा कम है। कई इलाके जहां पर इस समय घना कोहरा छाया हुआ है। चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम नोएडा की बात करें, विजिबिलिटी बहुत कम। तापमान में भी लगातार गिरावट पिछले 2-3 दिनों में देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, आनंद विहार की ये सड़क है जहां पर जो गाड़ियां जा रही हैं इस समय, उसकी रफ्तार देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना घना कोहरा इस समय छाया हुआ है। रिपब्लिक भारत भी ये अपील करता है आप सभी से, जब आप सड़कों पर अब निकलें तो गाड़ियों को आप मध्यम गति में ही चलाएं, आराम से चलाएं, ताकि आप होने वाली दुर्घटनाओं से आप बच सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी मौसम ऐसे ही बना रहेगा। बिल्कुल सागर, इस बीच आगे बढ़ेंगे क्योंकि झारखंड में चुनावी प्रचार लगातार जारी है। आज पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन बात अगर करें चुनावी प्रचार के बीच जब मिथुंदा पहुंचते हैं वहां पर चुनाव प्रचार के लिए, तो इस रैली में
उनका कोई बटुआ मार देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मंच पर मौजूद नेता माइक से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसने भी मिथुन का पर्स लिया है वो पर्स वापस कर दे, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मंच से किस तरह से अपील की जा रही है और मिथुन दा के बटुए को वापस लौटाने की मांग इन बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। ये अहम तस्वीर हम आपको दिखा दें, और ये तस्वीर दरअसल अपने चहेते नेता को देखने के लिए किस तरह से पब्लिक जो है वो मंच पर पहुंचती है, रैलियों में पहुंचती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर वहीं महज अब केवल 7 दिन अब बचे महाराष्ट्र के चुनाव में। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी है, लेकिन विपक्ष कई ऐसे मौके आए जब अपनी किरकिरी खुद ही कराते हुए नजर आया। बात अगर हम उद्धव ठाकरे की करें तो पिछले 2 दिनों में जो तस्वीरें सामने आई वो आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? लागू नका. चुनाव का मौसम है, प्रचार जोरों पर है। जाहिर है पैसा, शराब, साड़ी बांटने से लेकर मतदाताओं को लुभाने के